इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। तो दो दो नारे आप लगाओ, नारे जरा जोर से लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। ये वो रूह है जो आपके नारों में गूंजती है, भगत सिंह के विचारों की रूह। बात की शुरुआत में विषय नहीं, कोई बात। अरे भाई, 94 की उम्र में इरफान हबीब साहब ने अभी दिल्ली में खड़े होकर भाषण दिया, तो मैं तो उनसे कम से कम 16 साल छोटा हूँ, तो इतना तो मैं खड़ा हो सकता। खैर, तो शुरू करता हूँ मैं इस बात से। विषय पे तो आएंगे। विषय असल में कोई भी हो, भगत सिंह के विचारों के आसपास घूमना चाहिए। शीर्षक उसका हम सपनों का भारत दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। 22 मार्च को उन्हें अपनी फांसी से एक दिन पहले तो भगत सिंह के साथियों ने उनको एक संदेश भेजा। सरदार कहते थे उनको, शिव वर्मा वगैरह की संस्कृति वगैरह में। तो कहा, सरदार अगर तुम मानो तो अभी भी तुमको हम छुड़ा सकते हैं, यानी जेल से निकलवा सकते हैं। तो भगत सिंह का आखिरी खत जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा कि मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है और कुल 6-7 साल की राजनीतिक जिंदगी में जो मैंने हासिल किया है उसने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि उसके बाद अगर मैं जेल से मुक्त हो भी जाऊं तो वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता जिसके लिए मैं फांसी चढ़ के। तो अभी वो रात बात कर रहे थे, पंडित किशोरीलाल जी की बात कर रहे थे, तो इसी पत्र के बारे में बात हो रही थी। तो मजाक में कह रहे थे कि पंडित किशोरीलाल को भगत सिंह में कहा करते थे कि देखो अभी तो माएँ भगत सिंह नाम रखेंगी अपने बच्चों का, हालांकि भगत सिंह नाम रखने से डरते हैं। मैंने जैसे लड़की का नाम हीर रखने से डरते हैं, वैसे ही लड़के का नाम भगत सिंह रखने से डरते हैं माँ बाप। तो खैर, तो उन्होंने कहा, भगत सिंह ने मजाक में कहा कि यार तुम मुझे फांसी नहीं चढ़ने दोगे तो लोग मुझे भगतू कहा करेंगे। अब कम से कम मेरा इतना दर्जा ऊंचा हो गया है कि तो ये चीज सच साबित हुई कि वाकई में हिंदुस्तान की क्रांति का जो सर्वोच्च प्रतीक बना है तो वो भगत सिंह बना। ऐसा नहीं कि कुर्बानियां नहीं दी, कुर्बानियां तो हजारों लोगों ने दी। कोई मतलब इसमें 1857 से लेके या 1757 से लेके किसी भी मुल्क में किसी भी जगह कुर्बानियां लोग देते हैं। देश की आज़ादी के लिए देते हैं, समाज की आज़ादी के लिए देते हैं, अपनी आज़ादी के लिए देते हैं, मजदूरों की आज़ादी के लिए, किसानों की आज़ादी। कुर्बानियां तो किसी भी संघर्ष का पार्ट, लेकिन उन कुर्बानियों में से कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में शे गुवेरा का नाम। तो लैटिन अमेरिका में शे गुवेरा का नाम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति का प्रतीक बना है। और मैंने पहले भगत सिंह का नाम खाली हिंदुस्तान या फिर धीरे धीरे साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तक, लेकिन अब भगत सिंह का नाम दुनिया भर में शे गुवेरा के साथ लिया जाने लगा है, जो पूरे विश्व का क्रांतिकारी आंदोलन है। अभी मंथली रिव्यू प्रेस जो न्यूयॉर्क से निकलता है, दुनिया के सबसे मशहूर लेफ्ट जर्नल है, तो उसने भी भगत सिंह की किताब जो है, माइकल डी येट्स उसके डायरेक्टर हैं, तो उसने द पोलिटिकल राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह छाप के उसका एक इंटरनेशनल एडिशन निकाला है। जिसका मतलब है कि धीरे धीरे विश्व की जो क्रांतिकारी आंदोलनों की परंपरा है, तो उसमें साउथ एशिया से, अगर साउथ अमेरिका से शे गुवेरा का नाम है तो साउथ एशिया से भगत सिंह का नाम। तो इसलिए मैंने, भगत सिंह ने यह कहा था कि इतनी छोटी जिंदगी में
कि मुझे इतनी उपलब्धि हासिल हो गई, इससे ज़्यादा मैं क्या हासिल कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो इसलिए अब मुझे बाहर जाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। जो देश के लिए मैं फांसी चढ़ के कर सकता हूँ, वो फांसी जेल से मुक्त होकर नहीं कर सकता। अब इसके मैं बरक्कस दूसरी बात करता हूँ, मतलब तो उसके बराबर की बात तो नहीं है, छोटी बात है। मैंने भगत सिंह पे भाषणों का सिलसिला हमारा कुछ हद तक मैंने 1988 में यहीं रोहतक में डेमोक्रेटिक फोरम ने 23 मार्च को लेक्चर करवाया था। वो शायद मेरा जिंदगी में भगत सिंह पर पहला नहीं होगा तो तीसरा चौथा भाषण होगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने अपने भाषणों का रिकॉर्ड रखा है देश में और विदेश में सब जगह मिला के, तो ये भाषण जो है वो 325वां या इसके आसपास का भाषण हुआ। तो मैंने भगत सिंह तो बहुत इस बात से संतुष्ट थे, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम, और एक चीज़ बताएं आपको, जब 88 में ये भाषण हुआ रोहतक में, उस समय देश में बहुत कम जगह पे 23 मार्च का दिन आता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मैंने सब जगह दिन मनाया जाता हो, शहीदी दिन मनाया जाता हो, भगत सिंह पर चर्चा होती हो। कम कम जगह होती थी, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत संगठन होते थे, वामपंथी संगठन, मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा नहीं था। आज की हालत ये है कि समझ लीजिए कि 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक, और उधर 15 मार्च से लेके तकरीबन 25 मार्च तक आप गिनती नहीं कर सकते कि दुनिया पूरे हिंदुस्तान में कितने कार्यक्रम, मैंने हजारों हजार कार्यक्रम, एक ही शहर में 2-2 3-3 कार्यक्रम होते हैं। मैंने तो ये चीज़ जो है ना, मैंने ये संतोष देने वाली, मैंने एक और चीज़ भी संतोष देने वाली है, और इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। अभी 2021 में मैंने पिछले 10-11 साल से जो इस देश पे जुल्म हो रहे हैं, खास तौर पे मजदूरों और किसानों पे, और किसानों ने जो संघर्ष लड़ा वो हरियाणा की धरती उसमें शामिल है। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा उसमें शामिल थे। 11 साल के आतंकी माहौल को पहली बार अगर किसी ने तोड़ा तो किसान आंदोलन तोड़ा। पहली बार अगर कोई आंदोलन सफल हुआ है पिछले 11 साल में, वो किसान आंदोलन से। और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत आप जानते हैं कि वो आपने बहुत सारे फोटो देखे हुए, किसान बैठे हुए हैं मैंने अपने कैंपों में, रातों में, दिन में, तो भगत सिंह की किताबें पढ़ी, तो भगत सिंह की किताबें पढ़ते थे। तो भगत सिंह के फूल मालाएं ज़्यादा चढ़ाने का काम नहीं करते थे, विचार पढ़ते थे। बहुत बड़ी ताकत उनको भगत सिंह के विचारों से मिली। मैंने ये बात कि भगत सिंह, जैसे कहा जाता है कि अपने जीवन काल में, पट्टाभी सीताराम मैया ने लिखा अपने कांग्रेस के इतिहास में, कि जितनी गांधी की लोकप्रियता है उससे कम भगत सिंह की लोकप्रियता हिंदुस्तान में नहीं। मैंने हिंदुस्तान की अगर 2 सबसे बड़ी शख्सियतें उभर कर आई आज़ादी के आंदोलन में, तो वो 2 आई। एक महात्मा गांधी, जिनके पीछे लाखों लाख लोग थे, मैंने करोड़ों लोग थे, कोई इसमें मुकाबला ही नहीं। और एक नौजवान 22-23 साल का, जिसके पीछे सैकड़ों लोग थे, लाखों लोगों के दिलों में तो बस गया, लेकिन उसके पीछे लाखों लोग नहीं थे। उसके फांसी के वक्त में लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके आंदोलन में लाखों लोग नहीं थे। खुद भगत सिंह को ये कहा भी उन्होंने अपने लेखों में कि हमें महात्मा गांधी से सीखना, ये सीखना है कि लोग कैसे हमारे विचारों के साथ चले। तो जब तक हम उसमें कामयाब नहीं होते, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन इतना कामयाब नहीं हो सकता। तो मैंने ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, उस वक्त के आप हिंदुस्तान के किसी कोने का, किसी ज़बान का अखबार निकाल लीजिए, मैंने हिंदी के अखबारों, अंग्रेजी के अखबारों, बंगला के अखबारों, तमिलनाडु के अखबारों, सब भाषाओं के सब अखबारों में भगत सिंह के जेल के दौरान की भूख हड़ताल की खबरें, उसकी फांसी की खबरें
पहले पन्ने पे छपती रही। मैंने अभी हमने वो पूरा रिकॉर्ड 3 मूर्ति से इकट्ठा किया है। मैंने पूरा रिकॉर्ड तो नहीं इकट्ठा किया, लेकिन काफ़ी सारा जो है मैं देखा, कुछ अपनी किताबों में इस्तेमाल भी किया है। तो उसमें सारे दस्तावेज, मैंने ये जो 47 के बाद के लोग कहते हैं ना कि हम शायद सरकारी तौर पे भगत सिंह को ऊंचा उठा रहे हैं, कोई उनके सरकारी तौर पे ऊंचा उठाने से भगत सिंह ऊंचा नहीं उठा। भगत सिंह अगर ऊंचा उठा हुआ है तो अपने ज़माने से उठा। उस जमाने में जो मीडिया ने भगत सिंह को छापा है, मैं तो मजाक में कई बार कहता था कि एक आदमी है हिंदुस्तान में जिसने सारा मीडिया खरीद रखा है, अरबों खरबों रुपए खर्च करता उसके ऊपर, लेकिन उसको कभी इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी भगत सिंह को बिना पैसा दिए सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी देने की मिली। आप तुलना कर सकते हैं, जर्मनी के विद्यार्थी हैं, मैं जर्मनी के विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप एक टॉपिक ये ले लीजिए कि 1928-31 के बीच या 29-31 के बीच जब भगत सिंह जेल में थे, उनकी कितनी कवरेज हुई है मीडिया में, और एक आदमी आज जो बहुत सबसे ताकतवर आदमी समझता है अपने आप को, उसकी कितनी कवरेज होती है जिसने सारा मीडिया खरीदा। आप हैरानजनक नतीजे आपको मिलेंगे कि भगत सिंह को अपने बलबूते पे, अपने जान की कुर्बानी के बलबूते पे मीडिया में कवरेज सहज रूप से मिली, बल्कि सरकारी दबाव के चलते हुए। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत मीडिया को दबाया हुआ था, ऐसा नहीं था, मैंने आज भी दबाते हैं, उस वक्त भी दबाया हुआ था। तो खैर ये तो एक पृष्ठभूमि की बात है। एक मैंने डेमोक्रेटिक फोरम का जिक्र किया, वो हमारा रोहतक से एक तरीके से बड़ा पुराना इमोशनल रिश्ता है। मैं आजकल थोड़ा सेहत की वजह से कम बाहर जाता हूँ। जब विनोद ने कहा कि रोहतक में करना है कार्यक्रम, तो मैंने कहा मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया, मैंने कहा नहीं रोहतक तो मैं आ जाऊँगा जैसे भी, क्योंकि 78 से हमारे साथी जो पढ़े लिखे मनमोहन और शुभा आए हैं, रामपाल राणा आए थे यहाँ पे, और जेएनयू के बहुत सारे लोग यहाँ पे 78 में ही आ गए थे। हम तो उसमें छात्र थे और कई बार इनके आंदोलन होते थे, अपनी सॉलिडेरिटी में छात्र के रूप में इनके पास आते थे, यहाँ शामिल होते थे। 88 में भी जब हुआ तब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ा रहा था, और 23 मार्च का लेक्चर देने के बाद 24 को जब मुझे लौटना था, तो इनके घर से चलते वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार इनके घर में आता था उस समय, तो हमने उठ के देखा तो उसमें पाश की हत्या की खबर छपी हुई थी, रेवोल्यूशनरी पाश, तार सिंह पाश संधू असैसिनेटेड। तो पहले दिन तो हम बहुत खुश थे 23 मार्च के दिन, लेकिन उस दिन फिर बहुत उदास भी थे, बल्कि इनके साथ घंटा 2 घंटे बैठ के चर्चा करके तो उसके बाद ही हम लौटे पटियाला। लेकिन पाश की हत्या भी एक चैलेंज थी पूरे डेमोक्रेटिक लोगों के लिए, सांस्कृतिक लोगों के लिए, कि खालिस्तानी ऐसे जब हत्या कर सकते हैं किसी की, तो क्या पाश कवि के तौर पे खत्म हो जाएगा, कि पाश को भूल जाएंगे लोग। तो मैंने उसमें हिंदी में उसका तर्जुमा करना शुरू किया। पहल ने सबसे पहले विशेषांक निकाला, बाद में 1 साल के बाद तो किताब ही आ गई। तो उस तर्जमे में मनमोहन और शुभा का भी योगदान। तो मैंने, क्योंकि मैं पंजाबी से हिंदी में तर्जमा करता था, और पाश की पूरी शब्दावली जो है वो गांव से और खेतों से जुड़ी हुई, और मुझे तो वो शब्द, हमें शहरी लोगों को आते भी नहीं। तो पाश के पिताजी से मैं खेती वाले शब्द पूछता था, गांव वाले, और इनसे उनके हिंदी पर्याय पूछता था कि हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते। तो खैर, इसलिए रोहतक के साथ हमारा इस तरह का नाता है, जिसलिए हमें थोड़ा यहाँ आने में बहुत संतोष भी हुआ। और आपको एसएफआई को तो बहुत अभिवादन आज के कार्यक्रम के लिए, और मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी जोश है। मतलब पिछले मार्च में कुरुक्षेत्र में एसएफआई ने किया था, वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ था कार्यक्रम। आज कुरुक्षेत्र में वो लायर्स ने जो है वो भगत सिंह की भांजी बीबी गुरजीत कौर को बुलाया हुआ है, तो उनका भी कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो हम बात करें कि भगत सिंह के सपनों के भारत की। असल में भगत सिंह के सपनों का भारत तो बहुत दूर की चीज़, उसकी तो हम पता नहीं अभी कितने दशकों तक नहीं कल्पना करते। हमारे जीवन काल में वो सपनों का भारत उनके वाला बनने वाला नहीं, ये स्पष्ट ही होना चाहिए हमें। लेकिन
नई पीढ़ी, आप जो है, उनकी जिंदगी में संभव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि जैसे ये पीढ़ी अपने आप को विकसित करेगी तो जो परिस्थितियां सामाजिक जैसी होंगी, उन परिस्थितियों में बैलेंस ऑफ फोर्सेस पॉलिटिकल कैसा बनता है, तो उसमें अगर जिस तरह से ये किसान आंदोलन जीता है, अगर किसान आंदोलन इतने दबावों के बाद 700 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी इस आंदोलन में, फिर भी वो टूटे नहीं, थके नहीं और आखिर में जीते, तो किसान आंदोलन जीत सकता है तो समाजवादी क्रांति भी आ सकती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी नहीं हो सकता। बहुत तरह की चर्चा चलती है मीडिया में भी और तरह की भी कि मार्क्स एंगल लेनिन का जमाना गया, अब वो सब नहीं होने वाला है। ये बात नहीं है, हर चीज अपने वक्त के अनुसार थोड़ी तब्दीली होती है उसमें। ये भी संभव है कि जिस तरह का समाजवाद रूस में आया या चीन में आया, वैसा उस रूप का समाजवाद नहीं आया, लेकिन परिवर्तन समाज का नियम है। जब समाज परिवर्तित नहीं होता तो मर जाता है, इसलिए समाज को परिवर्तित तो होना ही। हाँ, उसमें दो खतरे जरूर हैं, जैसे रोजा लग्नबर्ग ने कहा है, इस वक्त भी वो ऐसे टाई पड़ी हुई, बार्बरिज्म और सोशलिज्म। आगे बढ़ोगे तो सोशलिज्म, पीछे हटोगे तो बार्बरिज्म। तो बार्बरिज्म का सबसे घृणित रूप आज हम देख रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चाहे भारत हो, वो चाहे और जितने भी हमारे देश हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को छोड़ के, क्यूबा वगैरह या कुछ ब्राज़ील वगैरह या कुछ लैटिन अमेरिका को छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा यूरोप को छोड़ के, बहुत जगह बार्बरिज्म अपने बर्बर रूप में दिखाई दे रहा है। लिंचिंग होना, जब देश में किसी को सड़क पे सुरक्षा नहीं है कि उसको कुछ भी कह के, गाय का मांस कह के, ये कह के, वो कह के उसको लिंच कर दो। सड़कों पे लिंच होना अगर बर्बरता नहीं तो और क्या है? ये बर्बरता ही है, जिसे रोजा लग्नबर्ग ने कहा है। फिर भी ये दूसरी तरफ जैसे किसान आंदोलन हुआ, उससे उम्मीद भी बनती है। किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा के जो आपसी बहुत सारे लोगों में विवाद रहते थे, सब मिटा दिए। सब इकट्ठे हुए कि ये हमारा सबका साझा काम है, वो करके वो सारा। और हरियाणा ने इतनी हॉस्पिटलिटी उसमें दी है सारे पंजाब के किसानों को, दूसरे प्रांतों से आए हुए किसानों को, कि उसके बाद से ये मनुष्यता का जो अंश है समाज में, वो उसको ताकत मिलती है। तो हम किस प्रकार से देखें उनके सपनों को? तो उनके सपनों को मैं समझता हूं कि हम देखें कि व्यक्ति को बनना कैसे चाहिए, भगत सिंह कैसे बने, यानी जो उनकी एक तो मिथिकल कहानियां, जो मिथिकल कहानियां हैं, उनसे तो जो है वो आज का जो सोशल मीडिया बन गया है नया, इस सोशल मीडिया में 90% जो है मिथिकल कहानियां चलती है, बना बना के गढ़ मन गढ़ंत जो है कुछ भी बना के देती है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसका नाम पड़ गया है, और तमाम तरह के सोशल मीडिया, फेसबुक हो या ये सब। लेकिन इसी सोशल मीडिया में, क्योंकि है तो तकनीक, तो तकनीक तो एक इस्तेमाल करने की चीज़ है, किन हाथों से इस्तेमाल होती है। जिन हाथों से उसका अच्छा इस्तेमाल होता है तो वो अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, और जिन हाथों से उसका बुरा इस्तेमाल होता है तो बुरे रिजल्ट देते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बुरे रिजल्ट भी हैं, लेकिन उसी में क्योंकि इस मीडिया की एक्सेस जो है अब दुनिया के हर कोने में, आज आप मैंने पुराने ज़माने में तो सोच नहीं सकते थे, लोगों को जब कार्ड डालते थे कब मिलेगा, कितने दिन बाद कार्ड मिलेगा, शादी का, ब्याह का, मरने का, ये कुछ आइडिया नहीं होता था। आज की हालत यह है कि अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और बाहर कोई सुन रहा है और पूरे उसमें वायरल हो जाएगा, इस तरह के। तो इसमें बहुत सारे देशों में जो आंदोलन हुए, उसमें क्योंकि वो आंदोलन बहुत धीरे से नहीं हुए, अल्टीमेटली वो आंदोलन
नष्ट नहीं हुए तो नष्ट जैसे ही। जैसे इजिप्ट में कहा जाता है कि इजिप्ट में सोशल मीडिया से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वो इजिप्ट का आंदोलन जो है वो चूंकि सिर्फ सोशल मीडिया के बेस से हुआ, तो धीरज से नहीं हुआ, उसमें तैयारी से नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो आंदोलन खत्म होकर बल्कि वो दूसरे देश में चला जाता है। फिर भी सोशल मीडिया को या तकनीक को इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग ज़्यादा करेंगे और उसका ज़्यादा नुकसान करेंगे इसमें। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्म हैं। तो पहले हम मैंने रेजिस्टेंस करते थे फिजिकल बेस पे ज़्यादातर। अब रेजिस्टेंस का एक जो फॉर्म है वो सोशल मीडिया में, बल्कि ये ज़्यादा मुश्किल फॉर्म। इस फोरम पे रेजिस्टेंस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने 90% जब झूठ फैलाया जाए और या 95% झूठ फैलाया जाए, तो 5% रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ा के आगे लेके जाना कि वो 30 तक जाए, 40 तक जाए, बराबरी पे आए उनके। आप जानते हैं कि इस बीच क्या हुआ कि पहले दौर जो था बीजेपी का या नई सरकार का, मोदी का 14 के बाद, वो सोशल मीडिया पूरा उनके कंट्रोल में था। ट्रोल होते थे सब जगह, लोगों के ऊपर गालियाँ गोलियाँ सब चलती थी। लेकिन धीरे धीरे 10 साल में ये कांग्रेस वालों ने ये सीख लिया कि कांग्रेस वाले अब उनके सोशल मीडिया में या ट्रोलिंग में लगभग उनके बराबर आ गए। वो एक अटैक करते हैं, वो बराबर अटैक करते हैं। लेकिन ये दोनों हमारे काम के नहीं है। हमारा रेजिस्टेंस दूसरे तरह का है। हमारा रेजिस्टेंस ये है कि किस तरीके से तथ्यों को और संघर्षों को उन सोशल मीडिया की सहायता लेकर और लोगों तक ज़्यादा आगे से आगे बढ़ा सकें। जिन गाँवों में पैदल जाना पड़ता था, उन गाँवों में आजकल जो है आपका एक मैसेज जो है वो सारे गाँव को खबर कर देता है कि वहाँ पे ये संघर्ष हो रहा है, तो वहाँ पे चलना है सबको। तो इस अर्थ में इसका इस्तेमाल करना है। आपको छात्र संघर्ष होते हैं, आप तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि आप ही एक दूसरे को मैसेज करते हो तो झट से एक जगह इकट्ठे हो जाते हो। तो इस सेंस में इसका अच्छा इस्तेमाल भी करना है। तो इसमें 2-3 चीज़ों पे जो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें देश की जो हालत है, क्या जो 47 में अंग्रेज जब छोड़ के गए वैसी हालत है या उससे बदतर हुई? अगर बदतर हुई है तो शायद संघर्ष उसको भी इस तरह भी करना पड़ेगा कि जितना हमने हासिल किया था कम से कम 47 में, पहले उसी को रिकवर करने की कोशिश करें। और उसमें मैं जैसे भगत सिंह के 2 लेखों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो है रिलीजन एंड अवर फ्रीडम स्ट्रगल, मज़हब और हमारी आज़ादी की जंग। ये उन्होंने उर्दू में, पंजाबी में लिखा और हिंदी में धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी में रिलीजन एंड अवर फ्रीडम स्ट्रगल, इस नाम से छपे हैं। दूसरा है फिरका वाराना फसाद अते उन्हों का इलाज, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, हिंदी में जो छपा है। रिलीजियस राइट्स एंड इट्स रेजोल्यूशन, अंग्रेजी में। तो ये दोनों लेख आज के हालात में बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाई एम एन एथियस्ट शायद उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इतना दबदबा है धर्म का कि उसके खिलाफ, अगर आप धर्म के खिलाफ काट करेंगे एथियज्म से, तो शायद इस समय वो संभव नहीं। इस समय कम से कम ये कि मज़हब कैसा होना चाहिए या मज़हब का क्या रूप होता है, या फिर धार्मिक जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं। तो क्योंकि भगत सिंह ने ये लेख उसमें 1924 में कोहाट, एक जगह है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसको आजकल पख्तूनवा कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत भयंकर दंगे हुए थे 1924 के। उन 24 के भयंकर दंगों को लेकर उसने 27 या 28 में कीर्ति में ये लेख लिखे थे। एक लेख तो ऐसा है कि मैं सड़क पे जाके वो शब्द बोल दूं तो मुझे लिंच करने आ जाएंगे। मैं इस मीटिंग में भी बोल सकता हूँ, लेकिन भगत सिंह के नाम से, अपने नाम से नहीं बोल सकता। पहली ही पंक्ति उस लेख की है कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पहली पंक्ति उस लेख कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया।
जहाँ भी जाओ ताजिया को लेके झगड़ा, जहाँ भी जाओ उसको लेके झगड़ा, वहाँ जाओ उसको लेके झगड़ा। तो ये इससे उन्होंने मजहब और हमारे आज़ादी की जंग में भी ये चीज़ इनके ऊपर जोड़ दिया। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, कांग्रेस उसमें मुख्य दल था कि वो कोई हिंदू धर्म की रस्म भी स्टेज से की जाती थी और कोई कुरान की आयत वगैरह भी पढ़ी जाती थी। लेकिन वो नोट करते हैं भगत सिंह लेख में कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया कि ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सेकुलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये धार्मिक आयतें या ये सब जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ी जाती। वैसे आपको याद दिला दूँ, ये किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गए होंगे कि एक मंच ऐसा था जिसमें सारी धार्मिक चीज़ें की जाती थी, लेकिन एक मंच ऐसा था जिसमें धार्मिक बिल्कुल, वो एक टिकरी का बॉर्डर था, एक सिंगू का बॉर्डर था। सिंगू वाले बॉर्डर पे ये धार्मिक चीज़ें होती थी, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे नहीं होती थी, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पे उग्राहा ग्रुप का कुछ ज़्यादा जोर था, तो इसलिए वहाँ पे कोई इसका नाम भी नहीं होता था। नाटक होते थे, गीत होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन ये धार्मिक रस्म नहीं होती थी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने जो कांग्रेस जो के प्लेटफॉर्म में ये हमारे आज़ाद, ये समस्या सांप्रदायिकता की आज़ादी से पहले, और ये समस्या का हल किया नहीं गया। अगर हम कहें कि भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा होता है, तो भगत सिंह के सपनों के भारत में सांप्रदायिकता की समस्या सबसे पहले हल की थी। सबसे पहले इस मुल्क को एक रियल सेकुलर मुल्क बनाया जाता है। सोशलिस्ट बनता या ना बनता दूसरी बात है, लेकिन रियल सेकुलर मुल्क बनाना भगत सिंह के सपनों के भारत का पहला सपना था, कि जिसमें आपको अब थोड़ी मेरे चीज़ें याद आएंगी धीरे धीरे, मैंने स्वाभाविक रूप से नौजवान भारत सभा की मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो नौजवान भारत सभा भगत सिंह की बनाई हुई थी, उसकी भी सेंटिनरी इसी साल चल रही है 1926 में। तो 1924 में ही नेशनल कॉलेज में जहाँ वो पढ़ते थे, उनके प्रिंसिपल छबील दास, अध्यापक भी उनके साथ थे, उनके प्रिंसिपल छबील दास और इन सब लोगों ने, कामरेड रामचंद्र, ये सब मिलकर नौजवान भारत सभा की एक्टिविटी शुरू कर दी थी। लेकिन उसका औपचारिक रूप कई लोग 25 से कहते हैं, कई लोग 26 से कहते हैं, लेकिन अब जो भी माने 100 साल उसके हो रहे हैं। माने आरएसएस के ब्रक्कस नौजवान भारत सभा, माने एक भारत का सपना उसका है आरएसएस का, हिंदू राष्ट्र का। दूसरा सपना नौजवान भारत सभा है, और जिसको आप भगत सिंह का सपना भी कह सकते हैं। तो नौजवान भारत सभा का सपना है, इस समय आपको नौजवानों को खासतौर पे, अपने दूसरे नौजवान जो एसएफआई के नहीं है, उनसे जाके ये चीज़ें करनी चाहिए बातें, कि भाई एक आरएसएस का सपना है, एक हमारी नौजवान भारत सभा का सपना जो भगत सिंह की थी। तो भगत सिंह ये चाहते थे, ये वाले ये चाहते, तो आप बताओ आपको कौन सा मुल्क अच्छा लगेगा, किस तरह का मुल्क अच्छा लगेगा। अब नौजवान भारत सभा वाले क्या करते थे, अब ये देखिए कि जो मैथ्स वर्क होता है ना, मैथ्स वर्क के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इन फॉर्मों पे बहुत कम ध्यान दिया गया, और ये फॉर्म कामरेड रामचंद्र की किताब है हिस्ट्री ऑफ HSRA एंड नौजवान भारत सभा, उसमें ये सारी चीज़ें विस्तार से दी हुई, क्योंकि कामरेड रामचंद्र खुद नौजवान भारत सभा के सेक्रेटरी वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे। ये क्या करते थे, कम्युनिटी लंचेस करते थे, भोज करते थे, रात का नहीं करते थे, दिन में भोज करते थे। वो भोज कैसा होता था, भोज में हिंदू, मुसलमान, सिख, जो भी धर्म का हो या ना धर्म को मानने वाला हो, सब मिलके, तमाम जातियाँ, जाट, दलित जो भी हो, ब्राह्मण जो भी हो, स्त्रियां पुरुष सब मिलके पहले पकाते थे। जो पकाते थे भोज 2 तरह का, कुछ लोग तो थोड़ा उसको ज़्यादा एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो सही बता रहा हूँ फैक्चुअल, एक नॉन वेज भोजन बनता था और एक वेज भोजन बनता था, दोनों भोजन बनते थे, नॉन वेज भी बनता था, वेज भी बनता था। जिसको वेज खाना हो वेज खाए, खाते वक्त भी पंक्तियां साझी लगती थी, ना हिंदू मुसलमान सिख किसी में फर्क, ना ब्राह्मण दलित किसी में फर्क, सब बराबर पंक्तियां लगती थी, स्त्री और पुरुष सब बराबर। उसमें यह नहीं था कि स्त्रियों की पंक्ति, आज भी स्त्रियों की पंक्तियां अलग लगती हैं, आज भी अब दलितों की पंक्तियां शायद अलग लगती हैं, गुरुद्वारे अलग बने। तो वो सारे इकट्ठे पकाना और इकट्ठे खाना, इस तरीके से वो संस्कार बदलते थे।
ये तो आदमी के भीतर के संस्कार होते हैं ना। ये तो दलित है, मेरे से छोटा है, ये तो स्त्री है, ये तो हमसे बराबरी कैसे कर सकती है। तो इकट्ठे पकाना, इकट्ठे खाना, इन भोजों में सैफुद्दीन किचलू शामिल हुए। बहुत बड़े कांग्रेस के बहुत सारे लोग, मैंने कांग्रेस के आधे लोग ये नौजवान भारत सभा की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, इनके कार्यक्रमों में जाते थे। नौजवान भारत सभा के जब भी अधिवेशन होते थे, नौजवान भारत सभा पंजाब स्टूडेंट यूनियन का 19 अक्टूबर, वो आपके लिए ज़्यादा एक तरीके से रेलेवेंट है, उसको थोड़ा समझना। 19 अक्टूबर 1929 को दो संगठन थे, मास संगठन। एक नौजवान भारत सभा थी, एक नौजवान भारत सभा के बाद इन्होंने स्टूडेंट यूनियन, पंजाब स्टूडेंट यूनियन उसका व्यापक नाम था, माने जो लाहौर से बाहर भी थी, लेकिन जो लाहौर वाली यूनियन थी वो लाहौर स्टूडेंट यूनियन कहलाती थी। तो पंजाब स्टूडेंट यूनियन का सम्मेलन हुआ लाहौर में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसको प्रेजेंट कर रहे थे। ये बाबा गुरदत्त सिंह कामागाटा मारू वाले, गदर पार्टी वाले, ये सब उसमें शामिल थे। मतलब कांग्रेस के बहुत लोग शामिल होते थे, ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस से बहुत अलग थे। वहाँ से आपने वो पत्र सबने पढ़ा है मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत छोटा पत्र है। बटुकेश्वर दत्त का और भगत सिंह का पत्र वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा या किसी दूसरे ने पढ़ा। क्या है उस छोटे से पत्र में कि आज हम युवकों को बम और पिस्तौल उठाने की बात नहीं कह सकते। आज के युवकों का और आज के विद्यार्थियों का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव-गांव जाएं, किसानों को संगठित करें, किसानों को बताएं कि उनको कैसे आज़ादी के लिए लड़ना है, मजदूरों को बताएं, कारखानों में जाएं, उनको बताएं। ये जन संगठन पे जोर था। जो भगत सिंह को डिस्टॉर्ट किया जाता है ना, उनकी इन सब चीज़ों को छिपा के किया जाता है। मैंने जो किसान आंदोलन में जो हुआ, तो भगत सिंह के आप उस पत्र की उसमें झलक देख सकते हैं कि किसानों को संगठित, जन संगठन सबसे जरूरी तो बनाए। और लेकिन भगत सिंह ने कभी हिंसा को डिसोन नहीं किया। ये दो एक्सट्रीम है इस बात के। जो भगत सिंह को बिल्कुल उसका गांधीयन बना देना चाहते हैं, वो इस तरह से गांधीयन बनाते हैं उसको कि जैसे वो गांधी का ही सब कुछ मानने लग गया था, गांधी का ही हुआ था। भगत सिंह ने कहा कि हिंसा भी क्रांति में जरूरी हो सकती है जब वो एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसिटी जब हो उसकी, तब हिंसा हो सकती है। लेकिन हिंसा पहला कदम क्रांति का कभी नहीं था। तो पहला कदम जन चेतना, जन जागृति, और जन जागृति में किसान और मजदूर, क्रांतिकारी ताकतें कौन है? इवन हम लोग जो नौजवान जो है, नौजवानों पे उन्होंने बहुत लिखा। एक लेख उनका युवक है, आपने पढ़ा होगा, एक लेख विश्व प्रेम है। ये दोनों मतवाला में छपी थी, शिवपूजन सहाय कलकत्ता से निकालते थे, तो कर्मेंदु शिशिर ने हमें ये लेख उपलब्ध करवाए थे। तो उसमें युवक के बारे में तो बहुत उन्होंने इतना अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि युवक और विश्व प्रेम की भाषा इतनी क्लिष्ट, संस्कृताइज हिंदी, मैंने मुझे भी कई बार उसको समझने में इतने संस्कृताइज हिंदी उसमें यूज की हुई है, लेकिन उसमें ये बात कही है कि एक तो युवक में जो शक्ति, जो ऊर्जा है, वो बड़ी उम्र के आदमी में नहीं हो सकती। इसलिए युवक को जो है वो उस अपनी ऊर्जा को इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे वो समाज के लिए काम करे और अपना वो सारा करे। विश्व प्रेम भी बहुत दिलचस्प लेख है। मैंने ये तथाकथित जो राष्ट्रवाद की आंधी चली हुई है ना, उस राष्ट्रवाद की आंधी को 24 या 1925 के लेख में विश्व प्रेम में भगत सिंह ने ही काटा हुआ। उसमें उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का प्रयोग तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या निकालते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो वसुधैव कुटुंबकम विश्व प्रेम में भगत सिंह ने इसको इस्तेमाल किया, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उसमें
एक आध चीज़ और भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको दूसरी तरफ से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। उसमें सावरकर की तारीफ है, ये सब कुछ आता है सोशल मीडिया में, इसलिए आप लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं। उसको उसको खंडन करने की जरूरत है कि नहीं भगत सिंह ऐसा नहीं लिखा, उसको कंटेक्चुअल में रख के लिखना चाहिए कि 25 में जब लेख लिखा है, लेकिन जब जो लोग बस सावरकर के नाम पे चिल्लाते हैं कि उसमें सावरकर की तारीफ की है, सावरकर की तारीफ की है, वो ये सब भूल जाते हैं कि उसमें कितने लोगों का नाम, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन का नाम, उसमें लेनिन का नाम, उसमें गांधी का नाम, उसमें 10 और विश्व के बड़े बड़े अलग अलग मुल्कों के लोगों के बड़े नेताओं का नाम है, गैरीबाल्डी का नाम है, बैजनी का नाम है, तो उसमें एक नाम सावरकर का नाम, कि जिन लोगों ने, और आप 25 तक सावरकर का जो इमेज था वो इस तरह के खराब नहीं हुआ था। वो उसको जो अंडमान जेल से, ये तो उसके माफ़ी वाले खत तो तब तक छपे भी नहीं थे, और माफ़ी वाले खत तो बहुत बाद में छपे, 53-54 के बाद छपे, 53-54 तक उनके माफ़ीनामे नहीं छपे थे। और उसमें अभी अंडमान से कुछ छोड़ा भी नहीं था, शायद अंडमान से उनको 26 या 27 में छोड़ा। तो 25 में जब ये भगत सिंह लेख लिख रहे हैं तो उसको वैसे सावरकर को देख रहे हैं जिन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किताब लिखी। बल्कि आप ये भी जान के हैरान होंगे, और इसको भी खंडन करने की जरूरत नहीं है, कि 1857 का जो सावरकर की किताब थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये 1909 में छपी थी, और इसके ऊपर बैन लग गया था, बैन लग गया था, और विदेश से इसके प्रति कहीं से पहुंची। इन लोगों ने, वो कांग्रेसी लोगों के जरिए पहुंची थी, और इन लोगों ने उसकी प्रति को हासिल किया, क्रांतिकारियों ने, नौजवान सभा वालों ने, इन लोगों ने उसका अनुवाद करके छापा, 8 आने में उसको बेचा भी, ये भी किया। आपको ये सब आरएसएस के लोग ये सब बताते होंगे, तो इसका खंडन मत कीजिए, तथ्यात्मक है ये, लेकिन किस सावरकर की किताब को किस प्रसंग में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने छापा था, उसको बताना चाहिए। उसको बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि राष्ट्रवाद असल में भगत सिंह का है, सावरकर का राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद, जो जब मुसलमानों को नफरत करना सिखाता है, उस वक्त तो सावरकर की उस तरह की रेटिंग सामने भी नहीं आई थी जिससे ये अंदाज़ा इनको लग जाता। अगर इनको, इनके जिंदा रहते ये अंदाज़ा इनको लग गया होता कि सावरकर ये भूमिका करने जा रहे हैं, तो उसी वक्त, एक और उदाहरण देता हूँ आपको जो यशपाल ने अपने श्यामावलोकन में दिया। श्यामावलोकन में अभी मुझे नाम नहीं याद रहा, कि ये आरएसएस के किसी बड़े, शायद सावरकर के ही भाइयों ने, किसी ने, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाया और उससे कहा कि आप जिन्ना की हत्या कर दो, हम आपको इतना वो देंगे, आपके लिए इतनी मदद करेंगे, उसको देंगे। मैंने बड़ी घृणा से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि इतने गंदे लोग, कि हमसे, हमें प्रोफेशनल कातिल समझते हैं क्या, कि हम लोग क्रांतिकारी हैं तो हम लोग पॉलिटिकल हैं। तो जब इनको पता चलता था कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, तब ये उसी समय इनको काटते थे। लेकिन जब भगत सिंह ने सावरकर के बारे में लिखा या 1857 वाली किताब छाप के बांटी है, तब तक उनको इनकी सब चीज़ों को पता नहीं था। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। विश्व प्रेम में उन्होंने ये भी कहा है कि सारा विश्व जब तक एक नहीं होता, सारे विश्व के मजदूर जब तक एक नहीं होते, जब तक ये रेखाएं नहीं मिटती देशों की, तब तक दुनिया की मुक्ति नहीं। माने वो पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में, मानवता के रूप में एक इकाई के रूप में, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई किस जाति का है, किसका नहीं है, इसके रूप में नहीं देखती थी। वो मानवता को, पूरी मानवता को एक मानवता के रूप में देखते थे। और अंतिम लक्ष्य जो मार्क्स का था वही उनका भी था, कि पूरा विश्व एक होना चाहिए और पूरे विश्व में मजदूरों और किसानों का राज होना चाहिए, ये था। तो ये चीज़ तो खैर बहुत दूर की चीज़ है, इसलिए आप इसके बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम इस चीज़ के बारे में तो सोच सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उनका रूप अंध राष्ट्रवाद का कतई नहीं था।
एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि सुचिंतित राष्ट्रवाद था, जिसमें सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी भूमिका मजदूरों और किसानों की। मैंने एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उनका जो लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स है वो सबसे जरूरी। आप सबको उसका एक तरीके से इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जैसे भगत सिंह के विचारों का सार तत्व उसमें हो। तो इस तरीके से कम और कुछ ना पढ़ सके तो लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर जरूर पढ़ना चाहिए। तो लेटर टू यंग युवा कार्यकर्ताओं के नाम पत्र हिंदी में छपा हुआ है, मूलतः अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। अब ये भी आपको दिलचस्प बात बताऊं, वो मैंने बाद में सारी चीजें नोट की। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि लॉर्ड रीडिंग की बजाय अगर सर पुरुषोत्तम दास ठक्कर भारत के वायसराय बन गए या फिर लॉर्ड इरविन की बजाय सर तेज बहादुर सप्रू बन गए, इस बात से आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उनकी जिंदगी में क्या फर्क आना है। क्या मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत में वायसराय थे 21 से 26 तक। अब मुझे याद है कि क्यों ये दो नाम क्यों इस्तेमाल किए। 1921 से 26 तक थे रीडिंग वायसराय, और इरविन जो था जिसका गांधी के साथ समझौता हुआ वो 26 से 31 तक थे। इरविन ने हिंदुस्तान लगभग मार्च के एंड में छोड़ा, जब उनकी फांसी हो गई तब उसके बाद उसने उसकी टर्म पूरी है वो वापस चला गया। और पुरुषोत्तम दास ठक्कर मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति थे और वो कांग्रेस के भी थे। सर तेज बहादुर सप्रू भी कांग्रेस के थे। हालांकि इन लोगों ने, सर तेज बहादुर सप्रू वगैरह ने भगत सिंह के हक में भी, जब जेल की भूख हड़तालें थी तब वो उनके हक में बोलते रहे, लेकिन भगत सिंह को एक क्लास की पहचान थी कि ये जो है मजदूर वर्ग के लोग नहीं है या किसान वर्ग के लोग नहीं है, ये उद्योगपति या पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। तो वो अंग्रेजों रंग बदल जाएगा, वो भूरे रंग की बजाय काले रंग का बन जाएगा, सिस्टम वही रहेगा। तो इसलिए जो उनसे मॉडर्न रिव्यू में रामानंद चटर्जी बड़े मशहूर आदमी थे, बहुत बड़ा नाम है उनका बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में। रामचंद्र गुहा ने पूरी किताब उनके ऊपर लिख रखी है। तो मॉडर्न रिव्यू अपना मैगजीन निकालती थी कलकत्ता से। तो मॉडर्न रिव्यू में जितने हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं सब उसमें छपते थे, महात्मा गांधी, टैगोर, सुभाष बोस सब छपते थे उसमें। और रामानंद चटर्जी ने अपने एक एडिटोरियल में इनके नारे का मजाक उड़ाया, क्योंकि जब पार्लियामेंट में इन लोगों ने नारा लगा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, तो उसका मजाक उड़ाया। तो उसने कहा ये कुछ नौजवान हैं जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, मैंने काफ़ी मजाक उड़ाया उसमें। तब इन लोगों ने, वो भी खत छपा हुआ मिलता है, बल्कि उसको ट्रिब्यून ने छपा था बाद में, तो भेजा तो रामानंद चटर्जी को था लेकिन छपा वो ट्रिब्यून में था। तो वही जो खत उन्होंने लिखा, वही 6 जून 1929 का जो उनका सेशन कोर्ट का बयान है। अगर आपको मान लीजिए कि भगत सिंह की 5-10 रचनाएं ही पढ़नी है, अब तो 135 रचनाएं हैं, और 135 रचनाओं में से 130 तो छपी हुई है हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, 3-4 भाषाओं में तो पूरी की पूरी रचनाएं छपी हैं। पंजाबी में भी काफ़ी है, लेकिन एक वॉल्यूम में पूरी नहीं है। तो उसमें जज ने भी इनसे यही सवाल किया, उन्होंने मजाक उड़ाया था रामानंद चटर्जी ने। जज ने इनसे, क्योंकि ये जाते थे अदालत में, तो पहले 15 मिनट या 20 मिनट इनका नियम था कि जाते ही एक तो इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने देर तक, और इनकलाबी गीत गाने। वो गीत गाते रहते थे और बहुत तंग आते थे मजिस्ट्रेट, इनसे बहुत तंग आते थे। मैंने वो हाई कोर्ट का जो बाद में ट्रिब्यूनल बनी, ट्रिब्यूनल वाले जज के साथ तो इनका बहुत ज़्यादा वो हो गया था, उसके ऊपर तो फिर भूख हड़ताल हुआ। तो वो कहता है जज इनसे कि भाई मुझे ये तो बता दो ये इनकलाब जिंदाबाद का मायना क्या है, आप इनकलाब जिंदाबाद आके मेरी कोर्ट में चिल्लाते रहते हो, इसका मुझे मायना तो बता दो। तब भगत सिंह ने बड़े स्पष्टता से, मॉडर्न रिव्यू में जो है वहाँ भी यही है कि हम इनकलाब जिंदाबाद उस चीज़ को कहते हैं कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन पर, शोषण पर आधारित व्यवस्था है, वी वांट टू ओवरथ्रो, इस शोषण पर आधारित व्यवस्था को
हम उलट देना चाहते हैं और इसको उलट के एक ऐसी क्रांति करना चाहते हैं जिसमें मजदूरों और किसानों को उनका हक मिले, उनकी पूरी मेहनत का उनको मोल मिले। हमारा इनकलाब जिंदाबाद से ये मतलब। तो ये बने। अब सपने वाली बात जब आई है तो पहला सपना तो आपने देखा कि वो एक सेकुलर भारत चाहते थे। अब दूसरा सपना भी अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये था कि मजदूर और किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए, जितनी वो मेहनत करता है, जितने घंटे काम करता है। क्योंकि लूट के ले जाता है बड़ा जमींदार, तो किसान को, खेत मजदूर को कितना हिस्सा मिलता है? कहीं 1/5 मिलता हो, उससे भी कम मिलता है, कहीं खाली अनाज के कुछ बोरे दे देते हैं। और मजदूर मजदूर 8 घंटे या उससे ज़्यादा काम करता है और उसको कितना मेहनताना मिलता है, और उसके बजाय जो पूंजीपति है उसका कितना ज़्यादा उसका लाभ होता है। तो इसलिए दूसरा उनका सपना ये था कि जहाँ पे हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि जिसमें मजदूर और किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। अब इसको समाजवाद कहिए या जो भी कहिए, लेकिन कम से कम ये उनके सपनों के भारत का एक दूसरा हिस्सा। ये दो तो सबसे बड़े हिस्से थे। सेक्युलर भारत के कंसेप्ट में तीसरा अगर हिस्सा अगर आपको अलग से देखना होगा तो होगा कि हर तरह की नाबराबरी का खात्मा, स्त्री और पुरुष में, बच्चे और बुजुर्ग में, ब्राह्मण और दलित में, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे स्त्री पुरुष, सारे इंसान बराबर, सामाजिक रूप से और हर तरीके से। मैंने कारखाने में ब्राह्मण मजदूर भी काम करता है, दलित मजदूर भी काम करता है, और बंबई के पूंजीपति हमेशा इसके नाम पे मजदूरों को लड़वाते रहे, बस एकता नहीं होनी थी। ये चीज थी कि देखो हमारे लिए सारे इंसान, ना उसकी जाति से कोई हमें मतलब है, ना उसके धर्म से कोई हमें मतलब है, और ना उसके लिंग से कोई मतलब है, वो स्त्री है या पुरुष। तो इसलिए हर तरह की बराबरी ये उनके तीसरा एक कहना चाहिए सपने का हिस्सा है। अब आप सोचो कि इस सपने में कोई चीज गलत है क्या? मैंने आप पूछो अपने दूसरे लोगों से जो SFI में नहीं है या जो दूसरे संगठनों में है, उनसे कहो भाई हमारे इस बात का जवाब दो। RSS वालों से भी पूछो, ABVP वालों से पूछो कि भाई मान लिया आप भगत सिंह को बहुत मानते हैं, तो हमारा तो भगत सिंह पे लेक्चर था वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, ABVP ने डिस्टर्ब किया था, बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब किया था, लेकिन फिर भी हमने वो भाषण दिया भी था, प्रोग्राम हुआ भी था, और पुलिस वालों ने दखल देने से मना कर दिया था। हमने कहा था ये हटाइए इनको, आप इनसे कहिए कि या तो ये बैठकर चुपचाप सुने, जो चाहे सवाल वो करें, और या जहाँ से परे जाके अपनी पार्टी करें मीटिंग। तो कुछ नहीं, उन्होंने दखल दिया। वो अपना बहुत देर चिल्लाते विल्लाते रहे, पोस्टर वोस्टर फाड़े, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद से वो अपना थक गए। उसके बाद से हमने फिर भी मीटिंग जारी रखी, पूरी की मीटिंग। तो ये उनसे पूछिए, किसी कॉमन सवाल जब मिलते हैं कि भाई भगत सिंह के ये 3 सपने, आप अगर भगत सिंह के मानते हो तो फिर ये भगत सिंह के 3 सपने पूरे करना। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपका सब कुछ है, तो ये भगत सिंह के 3 सपने पूरे कर दो, या भगत सिंह का नाम लेना छोड़ दो। क्यों भगत सिंह का नाम लेते हो? आपका भगत सिंह से क्या लेना था? आप जब भगत सिंह के विचारों को मानते ही नहीं हो तो खाली नाटक क्यों करते हो? भगत सिंह के उसकी फोटो लगाते हो, ये करते हो, और भी जाली फोटो लगाते हो, नकली फोटो लगाते हो, जो उसकी भगत सिंह की फोटो भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये भगत सिंह के सपनों के भारत में तो ये चीज़ है। और उसमें अलग से जो हम बातें कर सकते हैं उसमें ये है कि एक तो भगत सिंह को पढ़ने पे जोर देना चाहिए, अध्ययन। मैंने अब मैं भगत सिंह एक विद्यार्थी कैसा था वो उसके लिए आपसे बातें करूँगा। वो शायद आप विद्यार्थी उम्र में हो तो आपको वो बहुत आपको लिए दिलचस्प भी है और आपके लिए बहुत उपयोगी भी। मैंने प्रोफेशनली भी उपयोगी, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजी में इतना ज़्यादा लिखा और उसकी एक स्पेलिंग तक की गलती जो है वो कभी किसी अंग्रेजी के अध्यापक ने नहीं निकाली। लेकिन भगत सिंह की अंग्रेजी शिक्षा क्या थी? उसने 9वीं जमात पास की थी
डीएवी स्कूल से। उसके बाद गांधी जी की कॉल आ गई 1921 में, सत्याग्रह, सरकारी संस्थाओं का बाइकआउट और सरकारी जो विद्यक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनका बाइकआउट। उसके बरक्कस नेशनल इंस्टीट्यूशन में जामिया मिलिया बना, काशी विद्यापीठ बना, गुजरात विद्यापीठ बना, तो लाहौर में नेशनल कॉलेज बना। नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल, नेशनल यूनिवर्सिटी, तीनों एक ही उसमें थे। वो लाला लाजपत राय ने बनाया, तो 1921 में बनाया उन्होंने। तो भगत सिंह 7 में पैदा हुए थे, 21 में 14 साल की उम्र थी। तो उसमें भगत सिंह ने डीएवी स्कूल से 9वीं की परीक्षा पास की थी। बाइकआउट का कॉल आ गया तो वो फिर भाई परमानंद इसके थे, कहना चाहिए कि वाइस चांसलर, और चांसलर थे लाला लाजपत राय, और पहले प्रिंसिपल जुगल किशोर थे, आचार्य जुगल किशोर, जो हिंदी के लिए गिरिराज किशोर के सगे मामा थे। तो उन्होंने भी उनके बारे में लिखा है एक बार। और वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए थे, तो उनको यहाँ के प्रिंसिपल रहे 2-3 साल रहे। उसके बाद प्रिंसिपल छबील दास हुए थे। प्रिंसिपल छबील दास खुद अंग्रेजी के अध्यापक थे। तो भगत सिंह को मैंने कहा कि इसको कॉलेज में दाखिला कैसे दिया जाए, तो क्योंकि 10वीं पास नहीं था, तो एफए में उन दिनों पुराने ज़माने में एफए और बीए होते थे, जो ग्रेजुएशन कोर्स है बीए का, जिसे आजकल +2+3 कहते हो, 10+2+3। तो उस समय 10+2+2 एफए होती थी और +2 बीए होती थी, बीए, बीएससी, एफए, एफएससी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको 1 महीने का 2 महीने का वक्त दे दो, ये तैयारी करें। जैसे आजकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसमें तो एंट्रेंस टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो भगत सिंह का एंट्रेंस टेस्ट लिया गया। 1 महीने का टाइम दे दिया उसको, और उसका जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो उसने पास कर लिया। अरे जो 10वीं का विद्यार्थी पास करता, वो उसने 9वीं पास होते भी कर लिया पास। तो उसको इस तरीके से एफए में दाखिला मिला, और एफए में जो दाखिला मिला तो उसने लगभग अपना एफए तो पूरा कर लिया था, लेकिन बीए में दाखिल होते ही वो क्रांतिकारी आंदोलन में चला गया था, तो इसलिए बीए तो कभी उसकी पूरी हुई नहीं। एफए का भी सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलता, लेकिन एफए का प्रमाण मिलता है कि उसने एफए अपना क्लियर कर लिया था। तो आप सोचिए कि एफए तो 12वीं जमात ही है, तो 12वीं जमात तक कितनी अंग्रेजी आ सकती है, कितने बच्चों को कितनी अंग्रेजी आती है। तो वो क्या करता था भगत सिंह, वो दिलचस्प है कि उसके दोस्त थे बहुत सारे, उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है। आपको जो है ना, मैंने, और ये बनाई हुई पर्सनैलिटी नहीं है, सच्ची घटनाओं की पर्सनैलिटी। तो उसका दोस्त था जयदेव गुप्ता। तो जयदेव गुप्ता व्यक्तिगत दोस्त था, मैंने उसका क्रांतिकारी दोस्त नहीं था। तो उसके साथ मैंने कई बार घर में झगड़ा होता, तो जयदेव गुप्ता के पास चला जाता, तो फिल्म देखने का उसको बड़ा शौक था। तो जयदेव गुप्ता से कहता, जब खुद के पास पैसे नहीं होते थे, वैसे अमीर घर का लड़का था, कोई गरीब घर का लड़का नहीं था, बहुत अमीर घर का। तो जाके बोलता जयदेव गुप्ता को, चल मुझे फिल्म दिखा। तो दोस्त थे, पक्के यार थे, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जयदेव गुप्ता भी कई बार तंग आ जाता। तो एक बार गया, कोई फिल्म अच्छी लगी हो, तो उसने कहा चल मुझे फिल्म दिखा। उसने कहा यार मेरी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कह रहा है यार मुझे डाइस पेप्सी हो गया। चकरा गया, डाइस पेप्सी गया। उसको भगत सिंह को आदत थी कि वो 50 पैसे वाली डिक्शनरी आजकल 5 रुपए की मिलती है, वो अपनी जेब में रखता था छोटी सी। तो उसने कहा, उसने देखा डाइस पेप्सी क्या है, तो डाइस पेप्सी मामूली हाजमे की बीमारी। तो 2 घुन से मारे, कहा चल उठ और फिल्म दिखा दे। लेकिन ये आप सोचो कि उस आदमी ने अपनी अंग्रेजी कैसे सीखी, और इतने बड़े बड़े लेख लिख दिए, कितने बड़े बड़े अंग्रेजों को पत्र लिख दिए। उस स्वाद है। आजकल भी आप जानते हो कितने बच्चे हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते, प्राइवेट एजुकेशन हासिल करते हैं, और कई बार फर्स्ट भी आ जाते हैं, बहुत बड़ी नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वाध्याय से करते हैं। तो भगत सिंह ने भी उसके एजुकेशन का पार्ट स्वाध्याय। तो आपको कितना मेहनती था ये आप सोचिए, एक विद्यार्थी के रूप में कितना मेहनती था
कि वो कितना पढ़ता पढ़ता इतना ज़्यादा था, वो बुक वार्म था। मैंने एक तरीके से मैंने बहुत सारे लेखकों ने इस बात को लिखा है, वो किताबें पढ़ता नहीं था, किताबों को चाटता था, ये टर्म उसके बारे में लिखी थी। तो उसमें क्या होता था कि कैपिटल पढ़ रहा है। अब भगवान दास लाहौर लिख रहे हैं कि वो भगत सिंह ने मुझे वो कैपिटल की कॉपी दी थी पढ़ने को, तो मेरा तो सर खप गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। लेकिन अगर भगत सिंह ने भी समझी या नहीं समझी मैं नहीं कह सकता दावे से, लेकिन अगर वो कैपिटल रखता था या लाइब्रेरी से लेके ही रखता था और किसी दूसरे को देता था कि इसको पढ़ो, तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में, क्योंकि वो इतने टर्म जो उसकी जेल नोटबुक, आप उसकी जेल नोटबुक देखो, जेल नोटबुक में कितनी किताबों के नोट्स हैं। वो कहीं फ्रांस का राइटर है, उसकी लेस मिसरेबल्स उसकी नावल है, शेक्सपियर के आपको मिल जाएंगे कोटेशन, दास्तोवस्की के मिल जाएंगे, टॉल्स्टॉय के मिल जाएंगे, और मार्क्स के, लेनिन के, ट्रॉट्स्की के, इन सब के कोटेशन मिल जाएंगे। वो पढ़ता था और जब समझ नहीं आती होगी तो अपना डिक्शनरी रखता था, डिक्शनरी रख के, उसका कॉलेज का तो जीवन था नहीं, उसको कोई समझाने वाला नहीं था, वो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए थे। मैंने इनके ग्रुप का, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी उसमें अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में थी, उनके साथ इनके संबंध थे, मुजफ्फर अहमद वगैरह के साथ कानपुर में ये इनका भी अड्डा था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी कानपुर में अड्डा था पूरा, उन सबसे मुलाकातें थी। लेकिन ये जो एजुकेशन है, ये इसमें किसी दूसरे का योगदान नहीं था। स्वयं अपने अध्ययन से उसने इस नतीजे पे पहुंचा कि 8 और 9 सितंबर को जब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का लगभग ध्वस्त कर दी थी अंग्रेजों ने काकोरी कांड के बाद, काकोरी रेल कांड के बाद, तो दोबारा जब मीटिंग हुई और चंद्रशेखर आज़ाद से इन्होंने अलग से बात कर ली थी और उसको कन्विंस कर लिया था कि हम लोग इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ने जा रहे हैं, तो 8 और 9 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन जब बनाई, तो सोशलिस्ट शब्द को प्रपोज करने वाला भगत सिंह था। ये सारे जो लोग बाद में कम्युनिस्ट बने, ये सब इसको एक्नॉलेज करते हैं, अजय घोष हो, विजय कुमार सिन्हा हो, जितने भी लोग, सब लोगों के मोबाइल में सारी चीज़ें मिलती है, शिव वर्मा सब। तो जिसका मतलब है कि 1928 तक वो सोशलिज्म साइंटिफिक सोशलिज्म तक पहुंचा था। ये नहीं कि वो सोशलिज्म एक जो एक जिसको कहना चाहिए वेग कंसेप्ट के रूप में, वेग कंसेप्ट के रूप में नहीं, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो मार्क्सिस्ट बन गया था पूरा, मैंने एक तरीके से वो अध्ययन की प्रक्रिया में था, और उस अध्ययन की प्रक्रिया में उसको ये महसूस हो गया था कि सोशलिज्म के अलावा हिंदुस्तान की मुक्ति और किसी चीज़ में नहीं है। मैंने विदेशी चले जाएंगे, लेकिन अगर सिस्टम वही रहेगा, फ्यूडलिज्म बचा रहेगा, कैपिटलिज्म बचा रहेगा, तो मजदूरों और किसानों की क्या स्थिति है। तो मैंने एक में दूसरा उदाहरण दूँ आपको, वो एक नावल से, यशपाल का नावल है झूठा सच। तो झूठा सच में 15 अगस्त की चित्रण करता था, कोई मुसाफिर उतरता है, वो सोच रहा है आज तो 15 अगस्त तक कुछ मिलेगा नहीं, तो एक रिक्शे वाला मिल जाता है, तो रिक्शे वाला से कहता है कि चलो मुझे वहाँ छोड़ दो, तो ले लेता सवारी। तो सवारी पूछती है, अरे भैया आज तो आज़ादी का दिन है, तुम आज भी रिक्शा चला रहे हो? मैंने कहा साहब हमारे लिए कहा है कि आज़ादी, मेरे बच्चों का पेट भरना मुझे, तो मैं अपने बच्चों के पेट भरने के लिए रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो उनका पेट कैसे भरूँ? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ की इसकी भगत सिंह को समझ थी कि ये आज़ादी जो आ जाएगी तो ये चंद अमीरों के लिए आ जाएगी, लेकिन आम गरीबों के लिए क्या आएगा? तो आम गरीबों के लिए जो हो वही आज़ादी, सच्ची आज़ादी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है सबको एक तरीके से अप्रोप्रिएट करना चाहिए उनके विचारों के रूप में। कितनी देर मुझे और बोलना चाहिए या थोड़ी चर्चा करनी चाहिए बाद में? आप बताएं। हाँ? हम लोग एक बार चर्चा खत्म कर लें, आप बीच में कुछ सवाल करें तो फिर हम उसकी चर्चा को, आप एक बात ये समझ लीजिए कि ये भाषण नहीं है, ये इंटरेक्शन है। मैंने इसमें खाली मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आप भी बोलने वाले हैं।
आपके भी जो विचार हो भगत सिंह के बारे में, उसके आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। माने वो अंधभक्ति का जो है ना, वो हमारी परंपरा नहीं है। जिन लोगों की अंधभक्ति की परंपरा है, उन्होंने देश को कुएं में डुबो दिया। तो जो अंधभक्ति के हम कुएं में नहीं डुबो। भगत सिंह की भी आप आलोचना कर सकते हैं, करिए जरूर। एक एक प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा जहाँ उसकी आलोचना हो सकती है, मैं भी उसका आलोचक हूँ उस मामले में। भगत सिंह ने लेख लिखा, एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक कंपटीशन हुआ, तो उसमें पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर लेख मांगे गए। तो उसमें भगत सिंह ने भी लेख भेजा 1923 में, और इसका लेख फर्स्ट आ गया था, 50 रुपये इसका पुरस्कार भी मिल गया था। अब उस लेख में, अब 16 साल की उम्र थी, मैंने आपको ये देखना चाहिए कि जब आप किसी को समझते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो सारी चीज़ों को साफ रख के करिए। मैंने मार्च में भी कविताएं भी लिखी उसने, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन किस उम्र में क्या लिखा ये ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय भगत सिंह के ऊपर आर्य समाज का पूरा असर था, तो उसका परिवार पूरा आर्य समाज था। तो उसने पंजाबी की बहुत तारीफ की, हमारी इतनी मीठी भाषा है, उसने कोट भी किया, लेकिन कहा कि देश के लिए देवनागरी लिपि ही सबसे अच्छी। तो पंजाबी के लिए भी देवनागरी लिपि का उन्होंने कहा। तो पंजाबी की अपनी गुरमुखी लिपि है, और पाकिस्तान के लोग भी पंजाबी को पर्शियन लिपि में लिखते हैं। तो इसमें भगत सिंह की धारणा गलत थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसने जिस वक्त लिखा, उस वक्त उसके अपने विचार कितने परिपक्व थे, उसके अपने विचार कितने आगे बढ़े थे। तो वो शायद 10 साल बाद लिखता, तो वो देवनागरी को नहीं कहता कि लिपि होनी चाहिए, तो तब तक उसका कुछ भाषा विज्ञान या भाषा ज्ञान और बड़ा होता। तो इस सेंस में आप भी भगत सिंह की बातों में कहीं आपको अंतर्विरोध लगता हो या कहीं कुछ ऐसा लगता हो, तो उसको भी ऐसे ही लेना चाहिए। तो भगत सिंह खुद अपना सेल्फ क्रिटिकल भी था, वो तो अपना मैंने सेल्फ क्रिटिकल होना भी बहुत जरूरी चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में मैं यहीं एक बार रुकता हूँ, फिर आप चर्चा इसको आगे बढ़ाइए।